नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आईएएस मेंस ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। और यानी कि बोले तो आईएएस मुख्य परीक्षा जो होती है यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस मुख्य परीक्षा, उसमें निबंध कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार निबंध लिखते हैं। तो ये जो निबंध है हमारे साथी एस्पिरेंट ही हैं, सृष्टि सिंह भाटी मैम का, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने जो है निबंध लिखा है उसको हम देखते हैं। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी की जो आईएएस की मुख्य परीक्षा होती है उसमें कुल 9 पेपर होते हैं। और उसमें जो पहला पेपर होता है वो मुख्य परीक्षा का निबंध का ही पेपर होता है। और यहाँ 250 नंबरों में, यानी 250 नंबर का ये पेपर होता है। उसमें 2 निबंध आते हैं, 2 निबंध लिखने होते हैं। तो और दूसरा जो पेपर होता है, जो पेपर होते हैं वो लैंग्वेज के, यानी कि भाषा के पेपर होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के, या उसमें से कोई भी लैंग्वेज जो आप चूज़ करते हैं। और उसके बाद के जो 4 पेपर होते हैं वो सामान्य अध्ययन के, जनरल स्टडीज़ के वो पेपर होते हैं। और बाद में जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं वैकल्पिक विषय के, जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसके पेपर होते हैं। तो कुल ये 9 पेपर होते हैं। उसमें से जो ऐसे का पेपर है या निबंध का पेपर है वो सबसे पहले पेपर जो होता है वो निबंध का ही होता है। तो मैडम चूँकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने निबंध भेजा था कि चेक करिए। और तो हमने भी काफ़ी लोगों से चेक करवाए हैं। साथ ही हमने लगा कि क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाया जाए, तो काफ़ी लोगों के और भी सजेशन आ जाएंगे कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो इसी क्रम में आज का ये जो वीडियो है, तो आप ज़रूर देखिए कि यूपीएससी में निबंध कैसे लिखा जा सकता है और कैसे लिखते हैं। तो उसमें हमने ये वीडियो बना के जो है एक पहल के रूप में शुरुआत की है, जिसमें आपका भी सहयोग हो सकता है। आप भी अपने कमेंट दे सकते हैं, या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने जो यूपीएससी सेलेक्ट है, अगर उनको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो चेक करके वो भी बता सकते हैं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ इस प्रकार हैं। आज का जो ऐसे का टॉपिक है कि भारतीय समाज में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो महिला सशक्तिकरण का जो निबंध का टॉपिक एक तरह से महिला सशक्तिकरण पर लिखना है। तो मैडम ने जो शुरुआत की है वो कुछ इस प्रकार की है कि मैं किसी समुदाय की, यहाँ पहले उन्होंने एक कोटेशन लिखा है बी आर अम्बेडकर साहब का, तो कि मैं किसी समुदाय की प्रगति का माप उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ। और यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है कोट इन्होंने लिखा है। और यहाँ से इन्होंने जो है निबंध की शुरुआत की है। और शुरुआत में जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा कि महिलाएं किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की आबादी का लगभग आधा, यानी 50% भाग होती है। कोई भी समाज अपनी आधी आबादी को साथ लिए बिना अपने पूरा विकास की जो कल्पना है नहीं कर सकता है। अतः यदि किसी समाज को अपना विकास करना है तो उसे चाहिए कि वो अपने क्षेत्र समाज की महिलाओं को सशक्त करे। फिर इन्होंने आगे लिखा है कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ रोजगार एवं शिक्षा में पुरुषों के समान अवसर प्रदान कर उन्हें अधिकारों की प्राप्ति हेतु सशक्त बनाकर उन्हें न केवल परिवार में बल्कि समाज एवं राष्ट्र के स्तर पर उन्हें निर्णय लेने में बराबर की भागीदारी प्रदान करनी सही मायने में नारी सशक्तिकरण होगा। ये इन्होंने एक नारी जो है सशक्तिकरण की परिभाषा को भी इन्होंने शुरुआत में, या जो कहते हैं निबंध की शुरुआत में इन्होंने लिखा है। नारी जो सशक्तिकरण वैसी परिभाषा हुआ, एक तरीके कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण को परिभाषित किया है। और आगे ये लिखते हैं कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसके बावजूद नारी सशक्तिकरण की बात अतिशयोक्तिपूर्ण है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में हम पाते हैं कि भारतीय समाज की आरंभिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, परंतु वैदिक काल, यानी कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसको वैदिक काल माना जाता है इतिहास में, तक आते आते महिलाओं की यह स्थिति अपेक्षाकृत कम प्रभावी हो गई। एवं आगे इन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा भी आ गया जब उन्हें यज्ञों में बैठना वर्जित कर दिया गया तथा आधुनिक काल तक उसकी स्थिति दयनीय हो गई, जिसे सती प्रथा के रूप में हम देख सकते हैं या देखा जा सकता है। वर्तमान समय में भी अनेक कुरीतियाँ यथा दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या आदि ने समाज को बुरी तरह जकड़ लिया है। एवं आए दिन समाचार पत्रों में घरेलू हिंसा में महिला की हत्या, बलात्कार, यौन शोषण जैसी खबरें हमारे सामने महिलाओं की स्थिति का एक
एकदम सही ब्यौरा प्रस्तुत करती है। और अगले जो पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ जहाँ महिलाओं को समान दर्जा न मिलने से पुरुष पराये हावी होने लगे हैं एवं महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाने के लिए महिला सशक्तिकरण की अहम भूमिका निभा सकता है। यही वो माध्यम है जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों व ताकतों से अवगत कराया जा सकता है। और भारत में महिला सशक्तिकरण विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे भौगोलिक, शहर, ग्रामीण, राज्य स्तर, शिक्षा, जाति, आयु, वर्ग इत्यादि, जिनसे लिंग के आधार पर भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा आदिवासी समुदाय की असुरक्षित महिलाओं के सशक्तिकरण को वास्तविक रूप देखा प्रदान की जा सके। अगले जो पैराग्राफ में लिखा कि चूँकि भारत वह भूमि है जहाँ एक और महिलाओं को देवी के रूप में पूजा की जाती है और वहीं दूसरी ओर ने मंदिरों में प्रवेश से वर्जित किया जाता है, जैसे सबरीमला मंदिर। इन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है जो करंट से रिलेटेड है। और अब ये ज़रूरी है कि देश की भी महिलाएं मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश व समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक नारियां उपेक्षित, शोषित व पिछड़ी रहेगी। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं व शहरी क्षेत्रों में भी कम पढ़ी लिखी महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों के माध्यम से ये बोध कराया जाना चाहिए कि वो भी किसी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं है, तथा ये भरोसा दिलाया जाना जाए कि यदि वो चाहे तो समाज में और देश में बहुत कुछ बदल सकती हैं। पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता, जिसे प्रकृति ने उसे संपन्न किया। ये महात्मा गांधी जी का इन्होंने कोट लिखा है यहाँ पे। और आगे इन्होंने लिखा कि एक सशक्त नारी में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने पूरे समाज को सशक्त कर सकती हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को साक्षर बनाया जाए, उसमें इतनी क्षमता में विकास किया जाए कि वो अपने परिवार, समाज एवं देश से संबंधित निर्णय ले सकें, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, अपने ऊपर हो रही हिंसा पर रोक लगा सकें। इस हेतु भारतीय सरकार द्वारा अनेक योजनाएं लागू कर एवं कानून बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना द्वारा जहाँ भ्रूण हत्या को रोकने एवं कन्या शिक्षा पर काम किया गया है। वहीं राजीव गांधी योजना द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 11 से 15 वर्ष की जो बालिकाओं को पक्का खाना व 15 से 18 वर्ष की महिलाओं को दवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 50% जो है 50% आरक्षण से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। और वहीं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की सुविधा उपलब्ध करवाकर सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के संबंध में सराहनीय कार्य किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और स्वाधार योजना आदि भी सरकार के महिला सशक्तिकरण हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। अब आता है कि विभिन्न योजनाओं को लागू करने एवं उनका क्रियान्वयन करने के साथ ही सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने एवं उन्हें सशक्त करने हेतु कई कानून बनाए हैं, जिनसे महिलाओं को समाज में शोषण न हो, या महिलाओं को समाज में जो शोषण न हो। संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को समान कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। इस हेतु हमारी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी पारित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध जो अधिनियम एवं मातृत्व लाभ अधिनियम पारित कर सरकार द्वारा महिलाओं की विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित करने के साथ ही इन्हें दहेज प्रताड़ना से बचाने का प्रयास किया गया है एवं उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं एवं यौन शोषण एक्ट, ये जो लाया गया है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 में आया था। इसे महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लिंग प्रशिक्षण जो तकनीकी है, जिसे PCPNDT एक्ट जिसे कहा जाता है, भ्रूण हत्या को रोका जा सके। इसके साथ ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आदि कानूनों का निर्माण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किया गया है। अगले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि इसके बावजूद ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। इसका मुख्य कारण है कि महिला शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता
स्वतंत्रता, वो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक न होना या जागरूकता न होना। भारतीय समाज में कई तरह के रीति रिवाज, परंपराएं एवं मान्यताएं ऐसी हैं जो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या हैं, जिसके कारण महिलाएं रोजगार तो दूर उचित शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं एवं स्वयं को पुरुषों से कम समझती है। ऐसे क्षेत्रों में महिला शिक्षा पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। और विक्रम यंग के शब्दों में ये कहे तो हम, जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। और ये कोटेशन इन्होंने यहाँ पे ऐड किया और आगे लिखा कि प्रशासन एवं सरकार द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न विकास मॉडलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे वे स्वयं के अधिकारों जो उन्हें संविधान एवं राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं से अवगत होकर उनका भरपूर लाभ उठा सकें। महिलाओं को व्यक्तिगत विकास और उन्हें सभी निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना ही महिला सशक्तिकरण होगा। और अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि सरकार द्वारा इस संबंध में अनेक योजनाएं और कानून बनाए गए हैं, परंतु फिर भी अनेक मनोवांछित परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। और लास्ट पैराग्राफ अंत में ये लिखना है हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भूमिका निभानी होगी एवं प्रत्येक स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। तभी भारत की अनपढ़ आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जो कि महिलाएं कवर करती हैं को शिक्षित कर उन्हें विकास पथ पर अग्रसर किया जा सकेगा। और फिर इन्होंने लिखा है कि हमारे देश में प्रतिभाशाली महिलाओं के उदाहरण कम नहीं हैं। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, पीटी ऊषा आदि ने दयालुता व बहादुरी से देश को गर्व महसूस करवाया है। उनके उदाहरण प्रस्तुत कर भी हम महिलाओं को शिक्षा एवं कौशल विकास की ओर आकर्षित किया जा सकता है। और कोफी अन्नान का यह इन्होंने जो कोट लिखा है, कोफी अन्नान के वाक्य विकास के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण से बेहतर कोई उपकरण नहीं है को आधार मानकर हमें भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करते हुए महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करने हेतु कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। समाज के आधे हिस्से को भी मुख्य धारा से जोड़कर देश को प्रगति की पथ पर अग्रसर करने हेतु तीव्रता से कार्य कर सकें। तो देखिए इन्होंने सब कुछ ऐड करने की कोशिश की है और अब आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें और क्या जो है पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। और क्योंकि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जो रूप से असेसमेंट है, मूल्यांकन है इस निबंध का, तो मैंने उनको यही सजेशन दिया और मुझे ये लगता है कि इसमें एक तो इन्होंने बहुत 3 या 4 पेज में ही लिखा है, बहुत अक्सर पास में लिखे हैं, इनको थोड़ा खुला लिखना चाहिए था। और यही निबंध ये चाहे तो 4 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मतलब 8 पेज में लिखेंगे तो क्योंकि वहाँ इतना टाइम मिलता है और इतना उनको लिखना ही चाहिए। तो ये हो सकता है एक तो सुझाव। दूसरी बात है इन्होंने शुरुआत में थोड़ी स्टार्टिंग में ठीक लिखा, पर यहाँ देखो सेकंड पैराग्राफ के बाद और यहाँ इन्होंने महिलाओं की कुछ ज़्यादा ये फेमिनिस्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि महिला ये नारीवादी इनकी जो थिंकिंग है वो कहीं न कहीं नज़र आ रही है, मतलब थोड़े जैसे भावनाओं में बह रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और ये हालांकि मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यार जो मेरे विचार है वही सबके हो, लेकिन ऐसा मुझे लगा इतना इनको फेमिनिस्ट नहीं होना चाहिए या नारीवादी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा जैसे मौका मिला है कि बस अब पुरुषों के खिलाफ कुछ बोलना है तो मौका ही मिल गया है जो सब कुछ आज ही उड़ेल दें, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, थोड़ा कम करके यहाँ पे। और बाकी इनको जैसे कुछ इनिशिएटिव और लिख सकते थे। अभी जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या माननीय उच्चतम न्यायालय के जो लैंडमार्क डिसीजन आए, खास करके जैसे आप लिख सकते हैं कि अभी लास्ट ईयर महिलाओं को कमांडेंट पोस्ट पे, जो हमारी आर्मी है उसमें भी कमांडेंट पोस्ट पे जो है ज्वाइन करने की या जो उनको ड्यूटी देने की बात की जा रही है, तो ये आप कमांडेंट पोस्ट वाली है वो एक ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी 3 तलाक पे भी एक निर्णय आया है और बहुत सारे कानून हैं जो उनके इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि महिलाओं की जो है सशक्तिकरण के लिए। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्टार्टअप योजनाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। महिला शिक्षा को लेकर या विभिन्न प्रकार के हैं जो सरकार के नियम कानून है वो अच्छी तरीके से काम करे, तो इनको थोड़ा बहुत ये जो हाल ही में निर्णय आए माननीय उच्चतम न्यायालय के, वो शायद 1-2 ऐड करते थे। सबरीमाला मंदिर में भी हम जाने की अनुमति जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दी है, हाँ वो ठीक है कि ये अलग मुद्दा है कि वहाँ जो भारत के जो संविधान का है, हमारे मूल अधिकार का अनुच्छेद 25 और 26 में टकराव हो रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो एक कह सकते हैं लैंडमार्क डिसीजन है, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें 2-3 हम जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ओलंपिक वाला दे सकते हैं कि महिलाएं हैं जो आज
कहते हैं ना, ओलंपिक में हमने भेजा तो बेटों को था लेकिन पदक लेके आई बेटियाँ, तो ये भी हैं। तो ये कह सकते हैं हम इनको ओलंपिक वाला उदाहरण दे सकते थे, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में हाँ सुधार देखा जा रहा है। हम प्राचीन काल में ठीक थी, लेकिन वैदिक काल के बाद और थोड़ी हम ये कह सकते हैं मध्यकाल में स्थिति थोड़ी ख़राब हुई। लेकिन वर्तमान के देश की आज़ादी को 70 साल हुए हैं, तो अब धीरे धीरे ये स्थिति थोड़ा टाइम भी लगेगा। भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा है और अशिक्षा है या फिर हमसे साक्षरता धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की मानसिकता में सुधार हो रहा है, ऐसी बात है नहीं। तो ये थोड़ा आप यहाँ जो एंड में या जो अंत में थोड़े कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ ख़त्म करते हैं। हालांकि इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी एक कुछ चीज़ें और ऐड करते थे तो शायद एक बेटर जो है इनका निबंध होता। और अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे अब ज़्यादातर यही है कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट या इंग्लिश मीडियम के जो भी हैं, तो वो दृष्टि आईएएस की साइट पे जाके वहाँ जो टॉपर्स की कॉपी है वो देखते हैं। तो शुरुआत में उनके जो मार्किंग कर रखी होती है, शुरुआत में जो ऐसे लिखे होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने मार्किंग या जो अपने मार्क्स वो डिसाइड कर सकते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस ऐसे में इनको कितना मार्क्स दिए जाने चाहिए और इतने ही दिए जाएंगे, या ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर भी ये मान सकते हैं कि जैसे अभी 250 नंबर के 2 ऐसे आएंगे, इनको वहाँ 2 लिखने हैं, तो अगर 250 नंबर के 2 है तो एक ऐसे 125 का हो जाता है। और ऐसे में अगर टॉपर की हम कॉपियाँ देखते हैं तो हाईएस्ट 110, 125, 145 तक के नंबर आते हैं, मतलब 150 के अंदर ही नंबर रहते हैं टॉपर के। ऐसे में तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि टॉपर के अगर 145 के आसपास रहते हैं, 140 के आसपास रहते हैं, तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है। और स्टार्टिंग में हमने जैसे दृष्टि आईएएस के जो काफ़ी स्टूडेंट देखे, उनकी जो ऐसे की कॉपीज़ देखी हैं, तो हमने पाया है कि उनको स्टार्टिंग में जो नंबर मिलते हैं तो वो यानी कि क्योंकि अभी इनको काफ़ी एक्सपेक्ट अभी मतलब वो 2-4 बार या कहते हैं 5-7 ऐसे लिखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा। तो अभी इनको जो 45 से 50 या फिर 55 तक के मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ तो इन्होंने लिखा, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं है, काफ़ी कुछ अप्रोच लगाई इन्होंने, तो इतना हम कह सकते हैं। लेकिन इनको अभी बढ़ाना पड़ेगा ये 75 तक लाने के लिए, या फिर जो 70 या 75 तक इनको लाना पड़ेगा, मतलब यूपीएससी में अच्छी रैंक लाने के लिए। और तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर ये इसके 40-45 नंबर मिलते हैं इस ऐसे में इनको, हम ये कह सकते हैं कि अगर इस ऐसे में इनको 45 नंबर मिलते हैं या 50 नंबर मिलते हैं, तो जो इनको 25 नंबर बढ़ाने हैं एक ऐसे में, तो उसके लिए इनको काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कम से कम टाइम भी लगेगा और कम से कम 25 ऐसे भी लिखने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे इनका जो टारगेट वहाँ तक ये पहुँच पाएंगे। और बाकी आप भी अपने जो सुझाव हैं, जो हम ये कह सकते हैं वैल्यूबल सजेशन है, वो दे सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। ये तो मेरी ओपिनियन हो गई व्यक्तिगत रूप से, बाकी आप भी अपनी राय है वो बता सकते हैं। तो हो सकता है कि और भी लोगों को ऐसे प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, और भी लोग ये सीखें, या उनको भी जो यूपीएससी का जो ऐसे हैं कैसे लिखा जाता है उनके बारे में हिंट मिले। और साथ ही ये यूपीएससी के लिए ज़रूर है, लेकिन अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं आरएस की तैयारी करता हूँ, मैं यूपीएससी के ऐसे या ये पढ़ता रहता हूँ या इनसे कुछ सीखता रहता हूँ, कल को ये निबंध हमारे भी आ सकता है आरएस में, तो इसके जो सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको हम जान सकें, इनके जो सारे बिंदु है या प्रोस्पेक्ट्स वो जान सकें, तो हम खुद इसको जो है 2.5 पेज में या 250 शब्दों में लिख सकें। हाँ भले ये 1000 या 1200 शब्दों का निबंध है, यूपीएससी में जो निबंध है वो 1000 से 1200 शब्दों में होता है, लेकिन हमें इसको 200 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखना होगा या 250 शब्दों में लिखना होगा। तो अच्छे से फैक्ट हैं इसमें से मिल जाएंगे, हमें अच्छे से पॉइंट हमें इसमें से मिल सकते हैं। तो जो केवल यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो कोई भी मतलब पीसीएस या अदर पीसीएस या यूपीएससी की जो तैयारी करे उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से ज़रूर कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।